नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जरा मिडिल ईस्ट से अपने देश के ईस्ट में चलते हैं, बंगाल। मिडिल ईस्ट के बवाल से कम बवाल बंगाल में नहीं है। बंगाल में गुजरात वाली जोड़ी पहुंची है और ये जोड़ी जहां पहुंचती है वहां पर अफरा तफरी मचा देती है। वहीं पर जुमलों की बाढ़ आ जाती है, वहीं पर हेट स्पीच कहर बरपाने लगते हैं और बंगाल में वही हो रहा है। मोदी और शाह इसीलिए बंगाल को दूर रखा था बाकी राज्यों से। तीन में करवा लो, बंगाल में फुर्सत से सब जुट जाओ, क्योंकि टारगेट पर असल टारगेट बंगाल है। इन 5 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और बंगाल, इसमें बंगाल ही मुख्य टारगेट था। असम तो अपना था ही था। केरल, तमिलनाडु में अभी भी कुछ मिलना जुलना बहुत नहीं है। कब्जा कर ले अलग से, बिल्कुल कैप्चर कर लो, बात अलग है। बंगाल टारगेट था, तो बंगाल में पूरा फुर्सत से उतरे हुए हैं। लेकिन बंगाल में आज भी मोदी को और शाह को ये भरोसा नहीं है कि वो सरकार बना पाएंगे। ये भरोसा वाकई अभी भीतर तक नहीं है, कोई संदेह इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञानेश कुमार को लगाया। ज्ञानेश कुमार, एसआईआर, वो माइक्रो ऑब्जर्वर, बाहरी जो है माइक्रो ऑब्जर्वर, जो भाजपा शासित राज्यों से लाके बिठाए गए, लाखों लाख वोट काट दिए गए। फिर ज्ञानेश कुमार की औकात और क्षमता वहां हल्की पड़ने लगी। इतने के बावजूद ममता भारी। फिर एंट्री होती है कि यार ज्ञानेश कुमार से भी कोई तगड़ा चाहिए, तो एक तगड़ा मिला और 30 लाख वोटों पर कैंची चला दी। 30 लाख से ज्यादा वोटों पर नहीं दे पाओगे, 34 लाख के करीब नहीं दे पाओगे। आदेश हो गया, अभी इस आदेश को तो कोई नहीं काट सकता। हम तो ममता को भी फटकार देंगे। फटकार लगाने के एक्सपर्ट हो चुके हैं, फैसले कम फटकार ज्यादा। फिर वहां हो गया मामला। अब भी नहीं समझ में आया कि मामला कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि बंगाल तो पूरा ममतामय है। फिर भाई साहब, चुनाव में रणनीति कौन बना रहा है, उठा लो उसे। तो रात के अंधेरे में ममता के रणनीतिकार को, जो मुख्य चुनावी रणनीतिकार, उसको मोदी की ईडी ने उठा लिया। यानी किसी के पास चाणक्य नहीं रहेगा। एक कथित चाणक्य जो सारी एजेंसियों को कब्जा करके और न्यूज चैनलों पर, पालतू न्यूज चैनलों पर चाणक्य लिखवाता है, बस एक ही चाणक्य रहे। बाकी जो पेपर वर्क करने वाले चाणक्य हैं, जो दिमाग दौड़ाए हैं, जो रणनीति बनाए, उन सबको उठा लो भैया, नहीं बचना किसी को। तो रात के अंधेरे में उठा लिया ममता के चाणक्य को, चुनावी रणनीतिकार। मतदान से पहले आधी रात में ये खेल निराला है। ये इसी 12 साल में न्यू नॉर्मल हुआ है। न्यू इंडिया, ये नया इंडिया है ना, नया इंडिया, नया नॉर्मल यही है कि चुनाव आप हारने के लिए लड़ो तो सुरक्षित हो, जीतने के लिए लड़ोगे तो उठाए जाओगे, पटके जाओगे, गिराए जाओगे, सब कुछ होगा। और मोदी जी इस वक्त बंगाल में है, तो मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। चेतक की मां, चेतक की दादी से लेकर के सबको वो ले आते हैं चुनाव में। अब यहां बताया उन्होंने कि 294 सीट पर, हर सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, हर सीट पर। हालांकि अगर बंगाल वाले समझदार होंगे तो शून्य कर देंगे, क्योंकि मोदी एक भी सीट पर नहीं चाहिए, एक भी सीट पर नहीं चाहिए। जिस सीट पर मोदी है बनारस में, जाग बनारस से पूछ लो आप लोग, पूरा बनारस झंक रहा है। बनारस की दाल मंडी उजाड़ दिया। वो जो बनारस में, मैं वीडियो अगर निकाल ले आऊं, लेकिन बंगाल के लोग देखें तो, जिस बनारस में दाल मंडी में मौजूद व्यापारी या तमाम ऐसे इलाके हैं जो मोदी के लिए कविताएं और गाने लिखा करते थे, मोदी मोदी किया करते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी किया करते थे, वो गालियां कैसे दे रहे हैं कि हमसे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। तो मोदी जब 294 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बोले, तो ममता ने कहा कि जब भाई आपको यहीं पे आना है तो दे दो इस्तीफा प्रधानमंत्री वाली जो है कुर्सी से, उसको छोड़ दो, आओ यहीं पर 294 लड़ते हैं, आर पार करते हैं। खैर, ये खबर ज्यादा महत्वपूर्ण रेड वाला हिस्सा है। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए, लाइए लाइए लाइए, स्वागत है भाऊ।
खबर लाइए, हेडलाइन दिखाइए। और फिर अभिषेक बनर्जी, हाँ पहले देखिए, बंगाल चुनाव से ठीक पहले ईडी का बड़ा एक्शन, आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। विजुअल दिखाइए, गिरफ्तार करके ले गए हैं जज के पास पेश करने के लिए। वो विजुअल दिखा दीजिए। ये विनेश चंदेल ईडी की टीम उनको उठा ली रात में और लेकर के गई। चलिए बस विजुअल का काम हो गया, हाँ उतर जाए दीजिए। ये टीम लेके गई है जज के पास। अब जरा इस घटनाक्रम के बारे में अभिषेक बनर्जी ने क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी का ट्वीट ले आइए। अभिषेक बनर्जी का ट्वीट में पूरा का पूरा ट्वीट अंग्रेजी में है, पूरा का पूरा हिंदी इसका अनुवाद पढ़ दे रहा हूं। बंगाल चुनाव से महज 10 दिन पहले आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी न केवल चिंताजनक है बल्कि यह निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को भी हिला देती है। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई एक भयावह संदेश देती है। यदि आप विपक्ष के साथ काम करते हैं तो अगला नंबर आपका हो सकता है। समझिए मैसेज, पूरा का पूरा इसके मैसेज मतलब जो मोटिव है उसको डिकोड किया है अभिषेक बनर्जी ने। अगर आप विपक्ष के साथ काम करते हैं तो अगला नंबर आपका हो सकता है, ये बिठा देना हर चुनावी रणनीतिकार के दिमाग में या टीम के दिमाग में। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि डराना धमकाना है। इसे और भी अनदेखा करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लोगों को पाला बदलते ही संरक्षण मिल जाता है, जबकि अन्य लोगों को राजनीतिक रूप से सुविधाजनक समय पर निशाना बनाया जाता है। लोग अब इस बात से अनजान नहीं है, जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी संस्थाएं दबाव के औजार बनने लगती हैं तो विश्वास कम होने लगता है। एक तरफ चुनाव आयोग है, दूसरी तरफ ईडी, एनआईए, सीबीआई जैसी एजेंसियां सबसे संवेदनशील समय पर हस्तक्षेप करती हैं। इससे निष्पक्षता का नहीं बल्कि भय का माहौल बनता है। भारत को हमेशा से अपने लोकतंत्र पर गर्व रहा है, मुखर, अव्यवस्थित लेकिन स्वतंत्र। लेकिन आज कई लोग यह सवाल पूछने लगे हैं, क्या हम अभी भी वही देश हैं? यह महज एक गिरफ्तारी से कहीं बड़ा मुद्दा है। यह इस बात से जुड़ा है कि क्या हमारी संस्थाएं स्वतंत्र रहेंगी और क्या हर नागरिक, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, बिना किसी डर के भाग ले सकेगा। क्योंकि एक बार डर आजादी की जगह ले लेता है तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार डर आजादी की जगह ले ले, जो कि ले चुका है, मैं मानता हूं इस देश में। नहीं ले चुका होता तो ऐसी मनमानी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कर पाता। ये जब डर शब्द आजादी की जगह ले लेता है तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। अमित शाह और पंजाब भाजपा के सत्ता तंत्र से, अमित शाह और भाजपा के सत्ता तंत्र से 4 और 5 मई को बंगाल में मौजूद रहे। ज्ञानेश कुमार और अपनी सभी एजेंसियों को साथ लेकर आए। बंगाल न दबेगा, न चुप होगा, न ही झुकेगा। यह वो धरती है जो दबाव का जवाब प्रतिरोध से देती है और आपको इसका असली मतलब दिखाएगी। 4 और 5 मई को इनवाइट भी किया है, लेकिन अब इनवाइट क्या, वो तो नतीजा आएगा तो खुद ही जश्न मनाने पहुंच जाएंगे सब। भाऊ, रात में आईपैक, देश में सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा स्कैंडल आईपैक था। 1000 करोड़ का घोटाला, वो हुमायूं कबीर, मतलब घोटाला क्या कहें, घूसखोरी, रिश्वत कांड। उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ईडी का केस था। 1000 करोड़ रुपए कहां भाजपा देने वाली थी? मोहन यादव, हेमंता, शुभेंदु अधिकारी, हुमायूं कबीर, चारों को एक साथ बैठा करके उनके हाथ में 4 पत्ती 3 पत्ती बजा देना चाहिए था कि बताओ अपनी अपनी पत्ती पे लिख करके किसके पत्ती में क्या था, किसको क्या काम सौंपा गया। उनसे पूछताछ करने के बजाय जो पिछले चुनाव में बोतल घिसी थी, जिन्न पैदा किया था, वही जिन्न फिर इस बार पैदा कर दिया, फिर उसी जिन्न को खड़ा कर दिया। हर चुनाव में वो आता है जिन्न, आईपैक। 1000 करोड़ का स्कैंडल, वहां पर कोई नहीं था। आशीष जी, जब चुनाव अनाउंस हुए और यदि उस राज्य में विपक्ष के पास ईडी नहीं पहुंची तो लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लोग भी इंतजार कर रहे थे कि इस चुनाव में ईडी क्यों नहीं आई अभी तक। पहली बार एक बार ईडी नहीं का राउंड, तो पहला राउंड तो खेल लिया था।
इसी ऑफिस में ईडी घुस गई थी और ममता बनर्जी ने जाके फाइल हाथ से खिसका ली थी, जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ये है, वो है। लेकिन क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हेमंत सोरेन को 5 महीने आपने जेल में रखा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया, ये गैर जिम्मेदाराना है? क्या कभी बताया कि आपने गृह मंत्री को महाराष्ट्र के 13 महीने जेल में रखा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाए उसके खिलाफ, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है? क्या कभी सरकार ने केंद्र के कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कितना गैर जिम्मेदाराना है कि एक मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल को आपने अरेस्ट किया जिसके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है? क्या कभी इस बारे में बात हुई? अब देखिए क्या होता है, ये तीनों जो केस मैंने बताए, चाहे अनिल देशमुख का हो, चाहे हेमंत सोरेन का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का हो, तब के जब रेड हुई तब के अखबार पढ़िए आपको, तो आप यही लैंग्वेज पाएंगे। लैंग्वेज क्या है? एजेंट्स ने जो तथ्य सामने रखे वो काफी चौंकाने वाले हैं। ईडी का दावा है कि कोयला तस्करी की सिंडिकेट से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने करोड़ों रुपए आईपैक के रजिस्टर्ड कंपनी तक पहुंचाए थे। जांच में करीब 20 करोड़ रुपए लेन देन की बात सामने आई, जो मुंबई के एक अंगड़िया फर्म के जरिए किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि ये वही फर्म है जो दिल्ली के शराबी घोटाले में भी एजेंसियों के रडार पर रही थी। केवल निवेश ही नहीं बल्कि आईपैक के अन्य निदेशक ऋषि राज सिंह और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के ठिकानों पर इसी महीने तलाशी ली गई थी। तो ये जब सामने आई, ये बात जो बताई ईडी के दावों वाले ने, ये बात अरविंद केजरीवाल को उठाया तब 100 करोड़ का बताया था। हेमंत सोरेन को बोला था तब एक जमीन का कांड बताया था कि पुख्ता सबूत है, ये आ गया हमारे पास, वो आ गया, लेकिन कुछ नहीं दे पाए। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री को उठाया तो 100 करोड़ की वसूली की, और वसूली सरकार करके ये चीयर लीडर जो एंकर और एंकरनिया हैं, ये जोर जोर से वहां जश्न मना रहे थे और कथक और भारतनाट्यम कर रहे थे। जब चार्जशीट फाइल हुई अनिल देशमुख पे तो 1 करोड़ 80 लाख की। जिस पुलिस कमिश्नर ने बोला 100 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी है मुख्य गृह मंत्री ने, कमिश्नर ने बोला, मुंबई कमिश्नर ने, बड़ी पोस्ट है, डीजी के बराबर पोस्ट है वो। तो वहां पर कोर्ट में उसने कहा कि साहब मैंने कुछ अधिकारियों से ना कानाफूसी करते हुए सुन लिया था। कानाफूसी पर आप एक गृह मंत्री को 13 महीने जेल में रखते हैं, किसी एक के एफिडेविट पर जिसके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं, कोई उसके पास सपोर्टिंग नहीं, उस एफिडेविट पर, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये एजेंसियां साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे। उसके बाद ये एजेंसियों का नंगा नाच चल रहा है। और जब ये केस आईपैक का जब कोर्ट में जाएगा, ये आईपैक वाले को अंदर करेंगे, 10, 12, 13 महीने बाद जब जमानत होगी, तब न्यायाधीश यही लिखेगा कि इनको जमानत दी जाती है क्योंकि 13 महीने के बाद भी ये तथाकथित 20 करोड़ के लेन देन का कोई कागज सबमिट नहीं कर पाया ईडी। लेकिन चुनाव में ये लोगों के बीच में बताना कि ममता के पास कितने भ्रष्ट लोग हैं, ये वो बता रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से लदे हुए बीजेपी में शामिल हुए, उनको साथ लेकर। ये इतनी निर्लज्जता छाई हुई है आशीष जी कि अजीत पवार 17,000 करोड़, अब हमारा हो गया पाक साहब। सारे भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी जब एजेंसियों के रडार पे चढ़ते हो तो सारे के सारे बीजेपी में चले जाते हैं। जो ईमानदार है, जो बीजेपी में नहीं जाते, उसको जेल जाना पड़ता है, और जेल से जब छूटते हैं, क्योंकि सत्य की विजय होती है कहीं ना कहीं, तो जमानत तो मिलती है। ये बात अलग है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिली तब लिखा गया कि उसका उस जमीन का कोई शिकायत लेना देना नहीं, भाई जबरदस्ती 5 महीने जेल में रखा। लेकिन ये कोर्ट केस जब आगे बढ़ेगा, जब झारखंड में चुनाव होंगे, तो फिर एक ईडी पहुंचेगी, हाईकोर्ट ने अब जमानत खरीद कर दी, बताई जाएगी, और फिर हाईकोर्ट कहेगा कि नहीं, जमीन के कागजात नहीं तो क्या हुआ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, हमको तो देखना पड़ेगा, फिर उसको जेल में डालेंगे। ये निरंतर चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि जो मर्द होते हैं वो सामने से लड़ते हैं, जो डरपोक होते हैं उस शिखंडी को सामने करते हैं। और ये सब शिखंडी है एजेंसियां, जिससे नामर्द राजनीतिक दल ईडी का उपयोग करके शक्तिशाली का सर कुचलना चाहते हैं। और मैं यहां शक्तिशाली
जनता के समर्थन का शक्ति का बोल रहा हूं मैं, जिसके पीछे जनता है। जब जनता के समर्थन के भरोसे यदि ममता लगातार सत्ता में आती है तो फिर उस जनता को तो आप रोक नहीं पा रहे। उनको मतदान 34 लाख लोग मतदान नहीं करेंगे, चलो छोड़ो, बाकी बचे हुए ममता को जिताएंगे। तो बाकी बचे हुए लोगों के बीच में भी आखिरी पॉइंट तक ये भ्रष्ट है, ये है, वो है, लगातार कहना। मतलब घुसपैठी केंद्र सरकार का मामला है भाई। हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को हम नहीं, अरे पर अभी तक कौन, तुम्हारी तो सरकार है, बॉर्डर तो तुम्हारी पास है, लोग घुस कैसे रहे हैं? बॉर्डर मतलब इनके पास ही नहीं है। मैं बीच में एक चीज बिल्कुल याद यदि दिला दूं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कहे कि रुपया निरंतर गिर रहा है, इसके लिए ममता जिम्मेदार है, तो आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, बॉर्डर तो है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना चाहिए लोगों को, पूरे देश में जो बॉर्डर है, मतलब जितना बॉर्डर पर कंट्रोल है या बॉर्डर के लिए जो नियम है कि बीएसएफ सीमा से कितने भीतर तक नियंत्रण रखती है, बंगाल में उस बीएसएफ को एक्स्ट्रा पावर्स हैं, एक्स्ट्रा पावर है। बाकी देश से अधिक। बाकी देश में 20 किलोमीटर तक, बंगाल में उससे 2 गुना। मतलब बंगाल में बीएसएफ का नियंत्रण ज्यादा है। बीएसएफ के लिए बंगाल में एक्स्ट्रा नियम बनाए गए। अगर वहां पर ये इनके कारनामे हैं तो कहीं पर भी बचने की गुंजाइश नहीं है, ना अमित शाह के, ना मोदी के। यही दोनों असली जिम्मेदार भी हैं और गुनहगार भी हैं। मनमोहन सिंह को दिन दिन मनमोहन सिंह के ऊपर जो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा के भ्रष्टतम सरकार बोल रहे थे, उन तमाम आरोपों पे पिछले 11 साल में ढेले भर का काम नहीं हुआ। ढेले भर का काम नहीं हुआ। राजीव गांधी का राजकीय पूरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह जिस बोफोर्स में लगाया, उसमें ढेले भर का काम नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं दे पाई है। क्या हो गया? 56 इंच का सीना का कमजोर पड़ गया। सरकार में बैठे हो ना, आपने कहा था कि सर क्रीक की जमीन देने जा रहे यूपीए सरकार पाकिस्तान को, वो लेटर निकालिए, अरेस्ट करिए उन लोगों को जिन लोगों ने एक षड्यंत्र किया। लेकिन लेटर हो तो ना, क्योंकि आपको झूठ बोलना है। झूठे कुछ भी, ये झूठे कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी। मतलब ये इतने कॉन्फिडेंट झूठे हैं कि किसी के सामने खड़ा करके पिताजी का नाम बदलते हैं, कहने पिताजी का नाम ये है ही नहीं है। आने वाले समय में विपक्ष को अपने रणनीतिकारों को विदेश में बिठा के ज्ञान दिलवाना पड़ेगा कि तुम्हारी टीम यहाँ करेगी काम, और डाटा एनालिसिस आपका जर्मनी में बैठ के होगा, और जर्मनी से आप बाकायदा हमको वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि भारत में यदि आप वो करते हैं तो आपको ईडी उठा के ले जाएगी। भाऊ ये कितने मक्कार हैं। जैसे ही ये हुआ ना, ये घूम घूम के, पता है, घूम घूम के ऐसे मतलब कुर्ता फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, देखिए जर्मनी से भारत में सरकार बनवाने की कोशिश हो रही है। ये तो कहीं से भी, ये तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी। बोलने दीजिए, जिसकी सरकार ही अमेरिका का व्हाइट हाउस चला रहा होगा और नेतन्याहू चला रहा होगा, उसको क्या किस मुंह से बोलेगा? तो चिल्लाना तो इनको भी पड़ेगा। देखिए, प्रोपोगंडा तो करना पड़ेगा आशीष, नहीं प्रोपोगंडा करेगा तो ये झूठ को भी सच करके बेचते हैं। आज तक यही करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बोला ना कि मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे दूसरे के गले में, कहां लिखा था? प्रधानमंत्री बोल रहा है, झूठ और डंक की चोट पे बोल रहा है, और जोर जोर से बोल रहा है। इनके पास बंगाल में क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बोल दिया। क्या स्थिति है बंगाल में? इनके पास बंगाल में उम्मीदवार नहीं है। इनके पास विधानसभा में लड़ने के लिए ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसकी कोई थोड़ी बहुत जमीन हो। इसके लिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हर सीट पे मैं ही हूं, ऐसा समझो, क्योंकि जिसको मैंने खड़ा किया वो तो बिल्कुल ही ढीला है, उसको तो कोई औकात नहीं है। लेकिन जितवाना उसी को है जिसकी औकात नहीं है, जो बिल्कुल गया गुजरा है। ऐसे आदमी को यदि आपको जितवाना हो तो ये समझो कि आप मुझे लड़वा रहे हैं। यही कहना चाहते ना प्रधानमंत्री? जिस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जो कहता है कि उम्मीदवार इतने नालायक है कि अब मेरा नाम लेके आप उनको वोट दो। कोई ये नहीं कहता कि ऐसे आपके पास ऐसे नेतृत्व सामने आ रहा है, एक एक एमएलए कलदार है, मेरा हीरा है। ये बोलने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री की, इसलिए बोल रहे हैं कि हर जगह मुझे ही समझो।
ये लोग जिनके पास उम्मीदवार नहीं है एमएलए बनाने का, विधायक बनाने का, विधायक का एक अच्छा उम्मीदवार नहीं है जिसको जनता वोट दे, उसके लिए भी प्रधानमंत्री को अपना नाम देना पड़ता है। आप समझ जाइए ये सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। बंगाल की सत्ता भी दिल्ली से चलेगी फिर, और सारे ठेके जाएंगे गुजरात कॉन्ट्रैक्टर पे। कोई एक बात, जब आप सब मोदी की जिताओगे तो लोकल विधायक की जिम्मेदारी ही नहीं है, वो अपना मौज मारेगा, मलाई खाएगा। और मोदी के पास उसके बाद जाओगे तो लाठी खाओगे। दिल्ली में लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए। मोदी जी ने वादा किया था। अरे वो मोदी को 2014 में मोदी जी हमारे जिले में आके बैठे थे, हाँ, जहां सबसे ज्यादा किसान जान देते हैं, वहां बैठ के मोदी जी ने कहा था, चाय पे चर्चा की उन्होंने किसानों के बीच, कहा कि 5 साल बस, जब सत्ता में आऊंगा फिर देखना आप क्या होगा। वो लोग 5 साल बाद आए मिलने, लट खा के गए। तो खाए ना वो बस। बोले अरे मोदी जी हमारे घर आए थे, हमको बोला था हमारे साथ ये फोटो देखो, ये वीडियो देखो, मोदी जी ने क्या बोला, हम मिलना चाहते मोदी जी को, दे लट। फिर 10 साल होने के बाद आए, बोले पिछली बार कितने लट पड़े थे, बोले 10-15 पड़े थे, बोले 20-20 करो, इसका एवरेज बढ़ा दो, दुगनी हो गई ना तुम्हारी इनकम, चलो इनको लट दुगने कर दो। दुगने लट खा के गए भाई। ये बंगाल की जनता को समझ लेना चाहिए इसके मायने क्या है। और ये रणनीतिकार को, जिस आदमी के राज्य में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, सबसे ज्यादा जिस इंसान के राज्य में, जिस मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार, जिस मुख्यमंत्री के राज्य में सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों पे अत्याचार, ऐसे मुख्यमंत्री को यदि शिवेंदु साष्टांग दंडवत करता है स्टेज पे, तो आज समझ लीजिएगा आपके सामने क्या परोसा जाएगा। यही योगी आदित्यनाथ का जो रोल मॉडल मानता हो अपना, तो ना महिला सुरक्षित रहेगी ना दलित सुरक्षित रहेगी। उसका बाकायदा वीडियो है साष्टांग दंडवत करते हुए योगी को, कि गुरु हो आप मेरे, एक बार सत्ता में आने दो सर, आपका रिकॉर्ड के बराबर अत्याचार होगा हमारे भी यहाँ पे, और दलितों के भी अत्याचार होंगे। ये ऐसे लोग रोल मॉडल वो आके बंगाल में बताते हैं कि वो बंगाल का भला करेंगे, जो अपने प्रदेश का भला नहीं कर पा रहे। वहां त्राहिमाम महिलाएं कर रही है, त्राहिमाम पिछड़े कर रहे हैं। महिलाएं मजदूर, नोएडा में मजदूर कल से पता है कल कितना मजदूर नोएडा में पीटे, क्योंकि सिर्फ आज भी, अपने मिनिमम वेजेस मांग रहे थे। आज भी मिनिमम वेजेस मांग रहे थे। नेशनल मीडिया कवरेज ने 5 दिन से उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा, और ये जाके चुनाव प्रचार वहां कर रहा। कल पूरे रास्ते बंद थे। कल मुझे नोएडा ऑफिस जाने के लिए 2.5 घंटा लगा। एक भी रास्ता, दिल्ली से जाने वाला हर रास्ता ब्लॉक करके रखा था उनने। कहां गली कुचे से 2.5 घंटे में मैं पहुंचा। क्यों? कि बोले बवाल हो रहा है अंदर। बवाल क्यों हो रहा है? मिनिमम वेजेस मांग रहे हैं। आज चला तो दिया, पूरे प्रदेश को झांसा देने के लिए मीडियम चला दिया कि योगी जी ने कहा है कि मिनिमम 21,000 करना है, ये करना है, 21% बढ़ाना है, मतलब जो भी है फर्जी का। आज फिर क्यों चल रहा है? वो मजदूर मूर्ख है। आज भी वैसे बवाल चल रहा है। अगली हेडलाइन देखिए, फिर हम कार्यक्रम खत्म करें। अगली हेडलाइन लाइए जो इस्तीफा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों मांगा मोदी का इस्तीफा, बंगाल के मैदान में छिड़ी नई जंग। 294 पे मैंने बता दिया था, वही हेडलाइन दिखाना था। जरा अमित शाह को सुनवा दीजिए। नहीं दर्शक चाहते हैं लेकिन सुन लें, इन लोगों को सुने ताकि जख्म हरे रहें। सुनवाइए। निश्चित रूप से हम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। देखिए, पूरे देश में एकमात्र प्रांत ऐसा बचा है जहां राजनीतिक हिंसा होती, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की। मगर इस बार जनता का गुस्सा इतना, यहाँ पे हुजूम देखिए, इनके गुंडे भी घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए, एसआईआर बड़ा मुद्दा है ही।
क्या इस देश में विदेशी नागरिक मतदाता होना चाहिए? ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। जो घुसपैठिए हैं उनको निकालना पड़ेगा। और ममता बनर्जी जो बोले वो, बंगाल की जनता घुसपैठियों को निकालने के लिए कटिबद्ध है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। बिहार में भी इनकी भाषा ये थी। अब ये राजनीतिक हिंसा की जब बात करते तो आशीष, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। गुजरात में राजनीतिक हिंसा ने जो तांडव रचा है, उसके ऊपर 2 घंटे का नहीं 8 घंटे का शो हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से बंजारा ने जो मुझे कहा था वो मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन शायद उस पीरियड में पूरे देश में नहीं हुई होगी, उससे कई गुना ज्यादा ऐसी हिंसाएं गुजरात में हुई। यहां तो 2 गुटों में मारपीट होती होगी, वहां तो पुलिस खेल करती थी। क्या बताएं? चलिए, अब बताना तो बंगाल की जनता को है। बंगाल की जनता जो बता देगी वो पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इतने के बाद भी, क्योंकि दर्शक लिखते हैं कि जनता क्या करेगी। अरे जनता बहुत कुछ कर सकती है। जनता, सूर्यकांत को भी ताकत जनता से मिलती है। सूर्यकांत को ताकत वहां से नहीं मिलती है कि वो जादू, जैसे फिल्म में जादू था, सूरज से मिल जाती थी और चंद्र से मिल जाती थी एनर्जी। ऐसा नहीं है। इसी जनता से संविधान को भी ताकत जनता से मिलती है और फिर वो संविधान सब में ताकत उस संविधान से जाता है। तो वायरिंग जो है समझिए, वायरिंग में जनता से वायरिंग जाती है संविधान में और वहां से संवैधानिक संस्थाओं में। तो जनता चाहे तो न सूर्यकांत, न ज्ञानेश, न कोई, न मोदी, न शाह। जनता अगर चाहे तो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को कहा कि उसका बाल बांका, रोआ कोई नहीं टच कर पाएगा, ये पक्का है। तो ये जनता के पास, लेकिन जनता क्या है, जनता खाली उस पे सोशल मीडिया पर देख करके कहे उतरो मैदान में, या मोदी हमको नहीं सुनना है, इससे नहीं चलेगा। आप नहीं सुनो, वो कहाँ सुना रहा है? उसको तो राज करना है, वो राज कर रहा है, तो उससे नहीं होता है। जनता अपनी ताकत दिखावे। उसको संविधान में इतने अधिकार दिए हैं बाबा साहेब ने ना, कि संविधान के दायरे में बड़े बड़े तानाशाह को उखाड़ करके फेंक दो। संविधान में इतने ताकत है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।